नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की परिस्थिति कैसी थी और जिस तरीके से महायुति की तरफ से दावे हो रहे थे कि 48 में से इस बार 40-42 से ज्यादा सीटें हम जीत करके लेके जाएंगे और जिस तरीके से पूरा माहौल बना था, ऐसा लग रहा था कि एमवीए के लिए रास्ता आसान नहीं है और इस बार भी महायुति जो है, जो उनका गठबंधन दल है, वो भारी पड़ेंगे, ऐसा पूरा माहौल बना हुआ था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए उसके बाद समझ में आ गया कि महाराष्ट्र की जमीन पर लोकसभा चुनाव में महायुति और एमवीए कहां खड़ा है। और खास तौर पे महायुति की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, और वो नेता हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र में चाचा से बगावत कर एनसीपी के 2 टुकड़े करने वाले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का वक्त खराब चल रहा है। महायुति गठबंधन से सीटों की मांग को लेकर चल रही खटपट के बीच अजीत पवार को जल्द एक और बड़ा झटका लग सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चुनाव परिणाम ने जहां उनकी एक तरीके से कहें कि एक तरीके से उनकी पार्टी को दिखाया कि वो कहां खड़े खड़े हैं, जो रिजल्ट आए थे, क्योंकि एक सीट जीत करके वो लाए हैं। वहीं चाचा शरद पवार के गुट वाली एनसीपी के बेहतरीन परिणाम के बाद, यानी 10 में से 8 सीटें वो जीते थे, उसके बाद शरद पवार और भी ज्यादा शक्तिशाली जो है वो बन के उभरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। खराब चुनाव परिणाम के बाद से एक के बाद एक मुसीबत झेल रहे हैं अजीत पवार। एक बड़ा संकट अब आन पड़ा है। ये नया संकट है अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट से मिला नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी मानने वाले विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ शरद पवार की अपील पर अजीत पवार समेत उनके गुट के 40 विधायकों को तलब किया। शरद पवार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अजीत पवार को समय दे चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार अपने गुट वाली एनसीपी और घड़ी चुनाव जो निशान पर जो दावेदारी अगर साबित नहीं कर पाते, तो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार और उनकी घड़ी जो चुनाव चिन्ह है वो छीन सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट वाली एनसीपी महज एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इतना ही नहीं, बारामती सीट पर अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनित्रा पवार को शरद पवार की सांसद जो बेटी है सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा कर चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन सुप्रिया सुले की बारामती सीट समेत अन्य सीटों पर जीत शरद पवार के गुट को जो जीत हासिल हुई, उससे शरद पवार का पावर और ज्यादा जो है वो बढ़ गया और वो देखने को मिला। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा है, ये अजीत पवार को कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आप देखिए अजीत पवार की अगर जर्नी देखें, लोकसभा चुनाव से पहले की बात छोड़िए, लोकसभा चुनाव के बाद की अगर आप जर्नी देखिए अजीत पवार की, तो काफी कांटों भरी रही है। पहले वो लोकसभा चुनाव में उनको सिर्फ महज 4 सीटें मिलती है सबसे पहले, उसमें भी जो सुनित्रा पवार है उनकी पत्नी, उनको वो बारामती से खड़ा करते हैं और वहां से सुनित्रा पवार हार जाती है। और साथ ही साथ जो 4 सीटें थी उसमें से महज एक सीट जो है वो जीत करके अजीत पवार के एनसीपी के हिस्से में आती है और वो लेकर के आते हैं। इसके बाद उनके ही दल के नेता, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे बाकी दल के हों, जो सहयोगी दल के नेता हैं, उनके खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में उनके खिलाफ बोला जाता है कि अगर जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की गठबंधन के बाद जब इतने सांसद थे, उनके पास इतने विधायक थे कि वो सरकार बना सकते हैं, तो फिर अजीत पवार को साथ में लेने की क्या जरूरत थी। और अजीत पवार को एक तरीके से ठीकरा जो हमको फोड़ने की कोशिश की गई थी, जो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए थे उसके लिए। जिसके बाद लगातार हो रहे हमले के बाद अजीत पवार के कई गुट के नेता जो हैं वो बगावती सुर में उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया और उस बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जिसमें उनके एक सीनियर नेता हैं छगन भुजबल, जिन्होंने ये बोला कि बार बार अजीत पवार को ये बातें क्यों बोली जा रही हैं, क्योंकि अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी यूपी में भी हारी है। आप यूपी में भी देखिए, वहां तो अजीत पवार न थे न उनकी पार्टी थी, फिर ऐसा हाल वहां क्यों हो गया। ऐसे कई बयान जो है वो अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से भी दिए जाने लगे। वहीं आप देखिए कि जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, तो उस समय भी अजीत पवार के कई नेता, जब मीटिंग चल रही थी उनके घर पर और जब मंथन चल रहा था कि हार कैसे हुआ, तो कई नेताओं ने ये बयान दिया था, जो रिपोर्ट्स आई थी कि
पार्टी के भीतर जो नेता हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्हें कोई पद नहीं दिया जा रहा। जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, तब अजित पवार ने भी ये बात कही थी कि कैबिनेट में उनके मंत्रियों को जगह दी जाए, लेकिन वहां भी जगह नहीं दी गई। साथ ही साथ कई नेताओं ने ये भी कहा कि जब 15 सीटों में से 7 सीट जीतने वाले एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को ही कैबिनेट में, सेंटर में जगह नहीं मिली है, तो अजित पवार के नेताओं को कैसे मिल सकती है। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल को जो है महाराष्ट्र के लेवल पर एक पद ऑफर किया जाता है, जिसे प्रफुल्ल पटेल जो है वो अस्वीकार कर देते हैं। उसके बाद अजीत पवार जो है वो बीच में कई बार ऐसा भी मामला आया कि वो दिल्ली नहीं गए थे, हालांकि उनमें कई नेता गए थे, तो सुनने में आया कि अजीत पवार कहीं बीजेपी से नाराज तो नहीं चल रहे। उसके बाद फिर तमाम बातें सामने आने लगी, और सबसे बड़ी बात कि अजीत पवार के ही जो पार्टी के नेता वो ये कहने लगे कि इस बार की विधानसभा चुनाव में कम से कम 90 सीटें जो है वो अजीत पवार के एनसीपी को मिलनी चाहिए, जिसके सपोर्ट में कोई भी नेता जो है वो नहीं बोला। ना ही बीजेपी की तरफ से कोई बात बोली गई इस पर, ना ही एकनाथ शिंदे की तरफ से बात बोली गई, बल्कि एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से उल्टा ये कहा गया कि 100 सीटें एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से खींचतान भी देखने को मिली। और अजीत पवार की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा कि अजीत पवार जो कुछ भी कह रहे हैं, अब उस पर जो है उतना वो मान्य नहीं हो रहा, ना ही उसको माना जा रहा है। क्योंकि हमने लगातार देखा कि अजीत पवार जो है वो जब भी वो कुछ बात बोल रहे थे, तो उनके पार्टी के नेता ही तमाम यहाँ वहां बयान दे रहे थे, और कई तो बीजेपी के खिलाफ तक बोलने लगे थे। और बात यहां तक आ गई कि एक रिपोर्ट पड़ी थी जहां पर यह भी कहा गया कि सुनील तटकरे ने नोटिस जारी कर दिया था अपने ही नेताओं को कि बिना पार्टी के जो सीनियर नेता उनके सहमति के कोई भी बयान वो अपने सहयोगी दल के बारे में नहीं देंगे। और इस तरह का भी नोटिस जारी करके तमाम नेताओं को इतला किया गया था, इन्फॉर्म किया गया था सुनील तटकरे की तरफ से। तो ये भी एक बात देखी गई कि वो जो खुल के नेता बोलने लगे थे कि उनको बोलने से रोकने की कोशिश की गई, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन महायुति उसमें कहीं फूट न पड़ जाए, कोई बगावत ना सामने आए। लिहाजा कई बार ये भी देखा गया कि जो सीटें अजीत पवार के एनसीपी के नेता मांग रहे थे और वो चाह रहे थे कि विधानसभा सीट में यहाँ से हम मजबूत है तो यहाँ से हमें लड़ना चाहिए, उनकी बात नहीं मानी गई। तो कई पार्षद, कई नेता जो है अजीत पवार की पार्टी छोड़कर शरद पवार की पार्टी में चले गए, ये भी देखने को मिला। इसके बाद ये भी अजीत पवार की पार्टी की तरफ से कहा गया कि जिनको जाना है वो जाएं, हम नए चेहरों को मौका देंगे अपनी पार्टी में विधानसभा चुनाव में। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जो अजीत पवार हैं वो कहीं ना कहीं कांटों भरी राह से चल रहे हैं, और उनकी राह इतनी आसान नहीं है। और खास तौर पर वो जब अमित शाह से मिलने पहुंचे थे अभी हाल ही में, तो ये भी बात सामने आई थी कि शायद वो महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा करके आए हैं कि इस बार उनकी पार्टी को भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो मिले। ऐसी बातें भी सामने आई थी रिपोर्ट्स के हवाले से। तो क्या इस बार अजीत पवार जो है वो 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी की तरफ से उन्हें 90 सीटें दी जाएंगी, क्योंकि 100 सीटें एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं, और 150 सीटों पर लड़ने की तैयारी खुद बीजेपी की है। अब टोटल सीटें ही 288 हैं, तो मुश्किल दिख रहा है कि जो जितना सीटें मांग रहा है उसको उतने सीटें दी जाए। तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है अजीत पवार के लिए, क्योंकि अगर इस बार भी अजीत पवार की पार्टी में जो नेता अगर उनकी नहीं सुनी जाती है, उनके मन मुताबिक सीटें उन्हें नहीं मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है इस बार के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को पार्टी के अंदर भी कई सारे ऐसे सुर सुनने को मिलते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आएंगे। तो ये भी एक सिचुएशन, एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब यही है कि किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर अजीत पवार जाते हैं और किस तरीके से पार्टी के नेताओं को समझाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन सबके बीच जो अजीत पवार है उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो खुद शरद पवार बने हुए हैं, क्योंकि शरद पवार जो है वो एनसीपी के प्रमुख हैं, और पार्टी टूटने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से शरद पवार को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, और कई सारे जो नेता हैं वो अजीत पवार के साथ मायावती में शामिल हो गए थे। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जो एनसीपी है, अजीत पवार की एनसीपी है, उनके नेता पार्टी छोड़ के शरद पवार की पार्टी में जाना शुरू हो गए हैं। वहीं शरद पवार जो है वो लगातार एक एक कर करके अपने स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहे हैं। हमने उनको बताया कि पहले उनको चुनाव आयोग की तरफ से अब चंदा लेने की अनुमति भी मिल गई है। उसके बाद वो कई सारे नेता हैं जो अजीत पवार की पार्टी में मजबूत नेता हैं, वो अपनी पार्टी में वो शामिल भी कर रहे हैं। और अब जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका भी दायर कर दी है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर अजीत पवार यहाँ कमजोर पड़ते हैं या वो साबित नहीं कर पाते हैं, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उनको, और उनका जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, जिसको 2023 में उन्होंने हासिल किया था, वो उनसे भी छीन सकता है। तो कुल मिलाकर के शरद पवार और अजीत पवार के बीच में जो खींचतान और ये जो लड़ाई दिख रही है राजनीतिक, इसमें शरद पवार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि विधानसभा
नजदीक आते आते कई सारे ऐसी चीजें हैं जो अजित पवार के उलट जो है वो जा सकती हैं, ऐसा आकलन भी लग रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।